अब जब दल बन गया है तो दल स्वाभाविक तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। उस तहत लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज में हम लोग के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए का चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना नहीं है। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के विषयों की समझ हो, लोगों की आवाज बन सके, यहाँ की जो परेशानियां हैं उसको सुलझाने में कुछ मदद कर सके। बाकी अभी 6-8 महीने में चुनाव है, तो उस नजरिए से भी पार्टी तो तैयारी अपनी करेगी। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव की एक अपनी महत्ता है, तो उस नजरिए से भी ये दौरे को आप देख सकते हैं। सत्ता पक्ष कह रही है सर कि मॉकपोल में जब जनसुराज का ये हाल हुआ तो फिर आगे क्या, इसको लेकर के क्या कहेंगे? भाई, आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आपकी ये संख्या बताती है कि जनसुराज की कोई ताकत है या नहीं है। कोई विधायक मंत्री यहाँ पर चला आए तो आप सब पत्रकार बंधु इतने कभी आ ही नहीं सकते हैं। और आपको मालूम है कि अगर आप आए हैं तो इसलिए आए हैं कि आपको ये एहसास है कि जनसुराज जमीन पर है। दूसरा, कोई दल कोई भी दावा कर ले, बिहार में अगर एक राजनीतिक व्यवस्था, एक राजनीतिक विकल्प और दल जो जमीन पर कार्यकर्ताओं के, लोगों के स्नेह से, सहयोग से चल रहा है, उसका नाम है जनसुराज। ये निश्चित बात है कि ये नया दल है, अभी 2 वर्ष लगे हैं, लेकिन 2 वर्ष पुराना दल, और दल तो अभी 6 महीने पुराना ही है। 6 महीने बना पुराना दल, कम से कम ये तो हर व्यक्ति मान रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय होगा। एक और एनडीए वाले रहेंगे, जिसमें शारीरिक और मानसिक तौर पर थके हुए नीतीश कुमार जिसका नेतृत्व करेंगे। एक और राजद वाले होंगे, जो कि जंगल राज के लिए, जिनको पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है। और तीसरी ओर जनसुराज होगा, जिसमें पढ़े लिखे, ईमानदार, समझदार लोगों का एक समूह होगा। अब निर्णय बिहार की जनता को करना है कि उनको लालटेन का जंगल राज वापस चाहिए, या थके हुए नीतीश कुमार चाहिए, या बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया एक ईमानदार सशक्त विकल्प जनसुराज चाहिए। इफ्तार पार्टी में जाना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर अभी रमजान का महीना है, और जैसे नवरात्रि का व्रत है वैसे रमजान में भी मुस्लिम साथियों का व्रत है। और मैं यहाँ आया हूँ, और यही नहीं जा रहा हूँ, रोज जाता हूँ। हर दिन मैं जब कार्यक्रम में जाता हूँ, इफ्तार का समय होता है, उनके लिए ये मुबारक मौका है, इसलिए हमें भी उसमें जाना चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा जो बात कही है कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से लालू जी और नीतीश जी ही राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन बिहार की बर्बादी के असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। ऐसा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार 1995 में बहुमत से वोट देकर जिताया। बाकी 15-16 साल जो लालू जी का जंगल राज चला, वो कांग्रेसियों के मदद से चला, उस बैसाखी से चला। कांग्रेसियों ने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि वो चाहते थे कि लालू जी की मदद से 20-25 सांसदों का सपोर्ट उनको दिल्ली में रहे। यही हाल नीतीश जी का, एनडीए का है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार, इसको भी ध्यान रखिए आप लोग, सिर्फ 2010 के चुनाव में नीतीश जी के पार्टी को 117 विधायक मिले थे। उसके बाद नीतीश जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया। फिर भी 18-19 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो भाजपा के बैसाखी पर हैं। भाजपा उनकी मदद क्यों कर रही है? भाई, जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है, वो बिहार में थके हुए नीतीश कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बना के रखी है? इसलिए कि उनको दिल्ली में 10-20 सांसदों का लालच है। इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा ने बिहार को और बिहार के भविष्य को लालू और नीतीश के हाथ में, सब जानते बूझते इनके हाथ में बेच दिया। जैसे कांग्रेसियों ने हम लोग का भविष्य लालू जी के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपाइयों ने हम लोग का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचा है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार का रोज आप लोग देख रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को, क्या अमित शाह को ये पता नहीं है कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार और शारीरिक तौर पर वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है?
फिर इतने बड़े राज्य की 13 करोड़ लोगों की जिस पर जिम्मेवारी है, उस पर आपने नीतीश कुमार को थोपा हुआ है। क्यों थोपा हुआ है? नीतीश कुमार को जैसे शिखंडी की तरह सामने खड़ा करके पीछे से राजनीति कर रहे हैं। अगर भाजपा में दम है तो अपना मुख्यमंत्री बनाओ और लड़ो चुनाव सामने से। इनमें तो दम है नहीं। सामने से नीतीश कुमार का चेहरा लगा रखा है। वो आदमी ना शारीरिक तौर पर सक्षम है, ना मानसिक तौर पर स्वस्थ है, और उनको सामने रखकर और ये भी नहीं बता रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। ये सिर्फ बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं भाजपा वाले। सामने नीतीश कुमार को रखा है। अगर गलती से कहीं चुनाव जीत गए तो सबसे पहले नीतीश कुमार को हटाकर कोई भाजपा के आदमी को ये लोग बनाएंगे, जो काम इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया है। तो भाजपा का तो यहाँ कोई ना नेता है ना नेतृत्व है, इसलिए भाजपा की बात कम होती है। ये लोग पिछलग्गू दल बनकर पीछे से, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं निहुरल आइल चोर। तो ये वो लोग हैं जो छुप कर आकर बिहार की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि 2015 में इन्होंने सामने से कोशिश की थी और औंधे मुंह गिरे थे। इसलिए अब फिर चाहते हैं कि किसी तरह व्यवस्था जुगाड़ लगाकर नीतीश कुमार को सामने रखकर समीकरण बनाकर लालू का डर दिखाकर हम लोग वापस आ जाएं और चुनाव के बाद अपना किसी भाजपाई को मुख्यमंत्री बना देंगे। यहाँ आप लोग पत्रकार बैठे हुए हैं, भाजपा का नेतृत्व कौन कर रहा है बिहार में? कितने लोग? आप लोग पत्रकारों को आधा को जानकारी नहीं है कि कौन है दिलीप जायसवाल। भाजपा का चेहरा यहाँ कौन है? दिलीप जायसवाल। कौन जानता है उनको? कौन सा पराक्रम, कौन सा पुरुषार्थ इन्होंने किया है बिहार में? इनकी पृष्ठभूमि जाकर आप पता कर लीजिए। पूर्णिया में, कटिहार में लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। सर मेरा एक सवाल है। सर लालू यादव लालू जी का भय दिखा रहे हैं ना? आप भी तो लालू जी का ही भय दिखा रहे हैं। किसका भय दिखा रहे हैं? आप भी तो लालू यादव जी का ही भय दिखा रहे हैं। हम किसी का भय नहीं दिखा रहे। हम तो ये बता रहे हैं कि बिहार की जनता जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट देती है और भाजपाइयों के डर से लालू जी को वोट देती है, उन दोनों का भय खत्म करने का रास्ता है जन सुराज। सर मेरा एक सवाल है। तिहारी ने कहा कि 2025 में कोई मायका लाल नहीं है जो तेजस्वी को सरकार बनाने से रोके। भाई लालू जी कह रहे कोई माई का लाल नहीं है। तो लालू जी के नजर में तो बिहार में एक ही लाल है जिसका नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के 13 करोड़ के लाल, 13 करोड़ लोगों की तो चिंता उनको है नहीं। लालू जी तो बस अपना ही परिवार और 5 उनके बाल बच्चे, इसके आगे न कभी सोच सकते हैं। तो उनको कैसे दिखेगा कि बिहार में दूसरा और कौन है? सर अति पिछड़ा का एक सवाल है सर। कम पढ़े लिखे लोगों की जगह है कि नहीं प्रशांत जी? बिल्कुल, बहुत लोकतंत्र में कम पढ़े लिखों की जगह है। बिल्कुल। सुनिए मेरा एक सवाल, इनका सवाल है कि लोकतंत्र में कम पढ़े लिखे लोगों की जगह है कि नहीं। बहुत जगह है। इस देश में तमिलनाडु एक राज्य है, उसके सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्री का नाम है कामराज, जो नहीं पढ़े लिखे थे। कम पढ़ा लिखा होना राजनीति में वो कोई मानक नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही कि मैं तेजस्वी के 9वीं फेल होने की बात करता हूं, क्यों करता हूं उसको समझिए। जब आपके माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री हैं, जब आप डीपीएस आर के पूरब में पढ़ते हैं और आप वहां से 9वां नहीं पास कर पाते हैं, तब आप और नहीं पढ़ पाए, नहीं पास कर पाए, तो दिखाता है कि आपकी क्षमता क्या है। मान लीजिए कि आप उस समय नहीं पढ़े, क्रिकेट खेलने चले गए, तो सीखने और पढ़ने का तो उम्र खत्म नहीं होता है। आप जाकर देखिए बिहार के लाखों ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस से कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई ये उसके बाद ही आकर कुछ पढ़ाई कर लेते, आज ही डिग्री ले लेते। ये न पढ़ना दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उस व्यक्ति की सोच क्या है। उस व्यक्ति के नजर में शिक्षा की कोई महत्ता ही नहीं है। इस बात पर हम चोट कर रहे हैं। इस बात पर नहीं कह रहे हैं कि आप 9th फेल हैं कि 10th फेल हैं। इस बात पर चोट कर रहे हैं कि अगर आप सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति बस नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी आप देखते हैं लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है, कई बार उनके हस्बैंड्स उनको पढ़ाते हैं। ये सज्जन इनके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाया, वहां से 9th फेल हो गए, उसके बाद जीवन में कभी पढ़ने पढ़ाने की कोशिश नहीं की। वो आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके बच्चों के पढ़ाने की चिंता करेगा कि उसको बालू माफिया बनाएगा? आप बता दीजिए।
आपके पास क्या मॉडल है एजुकेशन और हेल्थ को लेकर? बाकी और लोग हैं यहाँ। सर एक सवाल है सर मेरा सर एक सवाल है सर अगर जनसुराज पार्टी जीत कर आती है, पहला सवाल यह है कि जनसुराज अकेले लड़ेगी या हम किसी के एक साथ? घंटा यहाँ है, आपको जो सवाल सर जनसुराज करके पूछो, घबराहट में नहीं है। सर जनसुराज अकेले लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी? जनसुराज- सर पूरा अगर जीत कर आती है सरकार बनाने में किसी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। 243 सीट बिहार में है। जनसुराज का नाम ही है जनसुराज, जनता का सुंदर राज। जनता से गठबंधन हो गया और घोषणा हो गई कि 243 सीट लड़ेंगे। चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि जनसुराज को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो हम लोग बिल्कुल विपक्ष में आराम से 5 साल और बैठेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा चाहे 2 सीट आए, 5 सीट आए या 110 आए, जनता ने जो निर्णय देना है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि राजनीति हमारे लिए और जनसुराज में हमारे साथियों के लिए सिर्फ एमएलए बनकर मिनिस्टर बनना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, पैसा कमाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। जितना एमएलए एमपी बनकर नाम, पैसा, शोहरत आप कमा सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से हम लोग को मिला हुआ है। बावजूद इसके सब छोड़कर अगर राजनीति करने आए हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी से एमएलए बनकर सरकार बना ले। सरकार तब बनाएंगे जब जनता का आशीर्वाद होगा और पूरा जो प्लान है, पूरी जो सोच है कि अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, यहाँ शिक्षा कैसे सुधारा जाए, 1 साल के अंदर पलायन को कैसे रोका जाए, हर घर में महिलाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट 2-2.5 साल गांव-गांव घूमकर लोगों को बताकर समझाकर उसके बाद दल का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं कि 4 आदमी दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे, दल बना लिया। दल बनाने से पहले 2.5 साल मैंने बिहार का चप्पा चप्पा पैदल चल के देखा है, लोगों से बात करी है। तो हम लोग के लिए गठबंधन ना आज है ना कल होगा, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। अरे भैया सुनेंगे तभी। आप जमीनी प्रत्याशी देंगे या वही हवाई होगी? जनसुराज में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उसके नजरिए से मैं आपको 2-3 बातें कह सकता हूँ। पहला कि 2/3 से ज्यादा ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे जो बिल्कुल नए चेहरे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनीति में नहीं है, नए लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि जो पुराने घिसे पिटे लोग हैं वही चुनाव लड़े। मैंने कहा 2/3। 1 मिनट की। दूसरा आपको बता दे, प्रत्याशियों के नजरिए से जनसुराज किसी दूसरे दल से पहले जुलाई-अगस्त में ही अपने उम्मीदवारों के 243 उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा, ताकि इसकी कोई संभावना न रहे कि हमको जदयू में टिकट नहीं मिला तो जनसुराज में आ गए या राजद में, कांग्रेस में नहीं मिला तो यहाँ आ गए। हम लोग अपने 243 उम्मीदवार जुलाई-अगस्त में ही घोषित कर देंगे, ताकि कोई पत्रकार ये न कह सके, कोई आदमी ये न कह सके कि जनसुराज में टिकट उसको मिला है जिसको दूसरे जगह नहीं मिला। तीसरी बात मेरा सवाल है। अरे यार आप उम्मीदवार को पूछो, सुन तो लो। तीसरी बात, जो भी उम्मीदवार होगा 99% केस में वो लोकल उम्मीदवार ही होगा, उसी विधानसभा का होगा। 1%, अपवाद इसलिए हो सकता है कि कुछ जगहों पर जहां लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जो सीट रिजर्व है, उनके पास ये अवसर है कि वो अगल बगल के सीट से आवेदन दे सकते हैं। जनसुराज में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। एकमात्र ऐसा दल है जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से आवेदन लिए जा रहे हैं 21,000 रुपया फीस लेकर, और हजारों लोग जिन्होंने आवेदन दिया है उनके पास ये अवसर है कि वो अपने आप को संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपनी क्षेत्र की जनता में रखे। अगले 4-5 महीने वो अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें, ताकि वहां के लोगों से, जनसुराज से जुड़े हुए साथियों से और जनता के बीच में सर्वे करके ये पता किया जा सके कि जितने संभावित उम्मीदवार जनसुराज के हैं जो प्रयास कर रहे हैं, उनमें सबसे काबिल बेहतर व्यक्ति कौन है, उसी को जनता का उम्मीदवार, जनसुराज का उम्मीदवार बनाया जाएगा। मेरा सवाल है रोजगार का आपने मुद्दा उठाया जी। आपको किया, राजद जो अभी यात्रा चल रही है, कांग्रेस यात्रा, आपने तो मिसाइल के पीछे छोड़ दिया।
बिल्कुल नहीं छोड़ा। देखिए मिसाइल चाह रही उसके लिए आपकी लड़ाई देखिए डोमिसाइल के लिए सबसे पहले आमरण अनशन पर यही प्रशांत किशोर बैठे थे। वो जाकर 5 मुद्दा देख लीजिए। यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता जिसका वादा 2015 में नीतीश जी के 7 निश्चय का पहला निश्चय के तौर पर किया गया था, ये इसके लिए आमरण अनशन पर हम लोग बैठे थे। डोमिसाइल नीति लागू हो उसके लिए हम लोगों ने अनशन करा था। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला पेपर लीक का जो था उसके लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। आपने कहा कि डोमिसाइल नीति पर कोई कांग्रेस या तेजस्वी जी कुछ बोल रहे हैं। जरा आप लोग पत्रकार हैं, बताइए कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई जिस पर सरकार और ये नेता अपना पीठ थपथपा रहे हैं, उस समय उप मुख्यमंत्री कौन था? उस समय उप मुख्यमंत्री यही तेजस्वी यादव थे, वही कांग्रेस वाले सरकार में थे। तो डोमिसाइल नीति कुछ समय क्यों नहीं सुधारा? जो 7,000 से ज्यादा यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोगों को शिक्षकों के तौर पर बहाली का अवसर मिला, जो बहाल किए गए, उस समय सरकार में कौन था? अभी साल भर पहले यही तेजस्वी यादव और कांग्रेसी उसमें बैठे हुए थे, तब उनको डोमिसाइल नहीं दिख रहा था। हम लोग पहले व्यक्ति हैं, पहला दल है जो कह रहा है कि 75% यहाँ की सरकारी नौकरी जो है वो बिहार के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर यूपी और मध्य प्रदेश के लोग आकर शिक्षक बनेंगे और बिहार के बच्चे जाकर महाराष्ट्र में, हरियाणा में मजदूर बनेंगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा, आप समझिए, नीतीश कुमार को पिछले 10 वर्ष से प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार है। तो ये आदमी ये समझता है कि दूसरे राज्यों के लोगों को अगर हम बिहार में नौकरी देंगे तो उन राज्यों में हमारी छवि चमकेगी। अपना छवि बनाने के लिए बिहार के बच्चों के नौकरी की इस आदमी ने कुर्बानी कर दी। और भाजपाई और ये तेजस्वी यादव जब जब नीतीश के साथ रहे, कभी भी इन्होंने डोमिसाइल का विरोध नहीं किया। इसलिए सिरे से इस बार जनता इन दोनों को खारिज करेगी, खासकर युवा साथी। हम लोग कह रहे हैं 75% डोमिसाइल नीति चेंज करके 75% जॉब सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व किया जा रहा है। कन्हैया कुमार की यात्रा कर रहे हैं जी, पलायन रोकने को लेकर कन्हैया कुमार की यात्रा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए जन स्वराज की ताकत देखिए कि आप लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कभी चुनाव से पहले पलायन कभी मुद्दा बना है? लालू जी जैसे आदमी भी कह रहे हैं कि हम लोग पलायन रोक देंगे। लालू जी के मुंह से किसी ने पलायन शब्द नहीं सुना होगा। ये जनसुराज की ताकत है। कन्हैया जी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये जनसुराज की ताकत है कि कांग्रेसी आज पलायन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेसी आए तो आप, कन्हैया जी मेरे मित्र भी हैं, बेगूसराय के हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा पलायन के नजरिए से कि कांग्रेस का अभी एक जुमा 2 साल पहले बना हुआ मुख्यमंत्री है जिसका नाम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में उस आदमी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरों का है, बिहारी जो है मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ आप पलायन की बात कर रहे हैं और आप ही का मुख्यमंत्री बिहारियों को मजदूरी करने वाला बता रहा है कि ये पैदा ही हुए हैं मजदूर बनने के लिए। उस पर कन्हैया कुमार का और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी का क्या स्टांस है, ये पूछने की जरूरत है। ये नहीं चलेगा कि बिहार के बाहर बिहारियों को बिहारी कह के गाली दोगे तो फिर बिहार में वोट मांगने काहे आए हो भाई? तेलंगाना से ही दिल्ली पर राज करके दिखा दो। जब बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं और तेलंगाना के लोग हम लोग पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, तो कांग्रेसियों को बिहार में वोट मांगने की जरूरत क्या है? इसका भी सवाल आप लोग कीजिए, उस जवाब मांगिए उन लोगों से। सर एक मेरा सवाल है शराबबंदी और क्राइम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर मेरा एक शराबबंदी को लेकर एक नेता जिसने 3 साल में सब दबावों के बावजूद कहा है कि जनसुराज की सरकार बनेगी, 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे कि इससे बड़ा कोई गलत कानून हो नहीं सकता है। पहली बात आप ये जानिए कि बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं। शराबबंदी का कानून बनाया गया है जिसमें दुकान बंद कर दिया गया है और होम डिलीवरी चालू कर दी गई है। बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है नेताओं के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास, शराब माफिया के पास। सारे युवा बिहार में सूखा नशा का पहली बार बिहार में प्रचलन देखने को मिल रहा है। लोग सूखा नशा कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग, कई लोग कहता है महिला को इससे लाभ है, 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग आज भी जेल में शराबबंदी के कानून के तहत बंद हैं।
और ये जो लोग जेलों में हैं, ये ज्यादातर लोग समाज के दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, दलित है, अति पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, जिनके घर में उनका कोर्ट में केस लड़ने वाला भी कोई नहीं है। और ये सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने वाले लोग, इनको कोई चिंता नहीं है कि 1-1.25 लाख लोग जेल में क्यों आए। आप महिलाओं से जाकर बात कीजिए। दलित परिवार की महिलाओं को हमने पैदल चलते हुए देखा, थाने वाले शराबबंदी के नाम पर जबरदस्ती उनको उठाकर थाने में बैठा रहे हैं, थाना में उनसे झाड़ू लगवाते हैं, उनसे बर्तन साफ करवाते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल शराबबंदी के हम लोग खिलाफ में हैं। इसके साथ साथ जो आपने सवाल किया, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट है। 2017 से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और उसका एक कारण है शराबबंदी, क्योंकि कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो तंत्र है, प्रशासन है, उसका एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था के काम को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने और उससे कमाने में लगा हुआ है। और सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इसीलिए आए दिन आप देख रहे हैं कि बिहार में कमोबेश वही घटना, अपहरण को छोड़ दीजिए तो बाकी हर इंडिकेटर क्राइम का वही हो गया है जो लालू जी के जमाने में था। रोज लूट पाट, मर्डर, अपहरण, झगड़ा लड़ाई वो चल रहा है। सिर्फ अपहरण ही बचा हुआ है, कुछ दिन और चला तो वो भी चालू हो जाएगा। सर मेरा एक सवाल है सर, बहुजन समाज से एक सवाल है कि पासी और मुसहर जाति का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कोई उसका कल्याण नहीं है। पासी समाज को दरोगा और थाना के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। 5 समाज के लोग से तांती तत्वा को निकाल दिया गया, वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। धानुक समाज का राजनीतिकरण कुर्मी में हो गया, वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन 3 जाति के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जातियों की राजनीति नहीं करते हैं। जन स्वराज ने अपने संविधान में इस परिकल्पना में कहा है कि जिस जाति की भी जितनी संख्या है, उस जाति से उसी प्रोपोर्शन में योग्य लोगों को निकालकर उनको भागीदारी दी जाएगी। इसमें सभी समाज शामिल हैं। आपने जो 5 समाज की बात कही, उसको लेकर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहता हूं। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति का एक हिस्सा रहा है जातियों का वर्गीकरण चेंज करना। एनेक्सर 1 को एनेक्सर 2 में डालो, 2 को 1 में डालो, 1 को SC बना दो। उसी के तहत एनेक्सर 1 में आने वाली कुछ जातियों को, जिसको 5 समाज के नाम से SC का दर्जा दिया गया। ये सही बात नहीं है, ऐसा दावा किया गया, क्योंकि जातियों का ये जो दर्जा चेंज होता है, कैटेगरी चेंज होती है, इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। राज्य सरकार उसको प्रस्तावित कर सकता है, उसको स्वीकार करने का पावर केंद्र सरकार को है। जैसा आपने देखा होगा बिहार में लोहारों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। नीतीश कुमार ने वोट लेने के लिए यहां से कह दिया कि हमने 5 समाज को SC का दर्जा दे दिया। केंद्र के सामने ना उसके पक्ष में साक्ष्य रखा, ना उस केस की पैरवी की। नतीजा क्या हुआ? जैसे लोहार को ST बनाया गया था और वापस EBC बना दिया गया, उसी तरह 5 समाज के लोगों को SC से हटाकर वापस EBC बना दिया गया। तो ये विशुद्ध तौर पर शॉर्ट टर्म राजनीतिक गेन के लिए नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने इन जातियों को ठगा है, और इसीलिए ये जातियां आंदोलित है और हम लोग इसके विरोध में हैं। जातियों का जो वर्गीकरण जो चेंज होता है, जो ओरिजिनल एनेक्सर 1 था, जो कर्पूरी जी का था, और जो आज एनेक्सर 1 है, उसमें करीब 23 नई जातियां जोड़ दी गई है। और ये नीतीश कुमार हमेशा ऐसा करते रहे। जब उनको राजनीतिक सुविधा होती है, वो किसी एनेक्सर 2 को उठाकर एनेक्सर 1 में डालने की बात करते हैं। कई बार उन्होंने एनेक्सर 1 की जाति को SC या ST बनाने की कोशिश किया। तो जब आप एनेक्सर बदलते हैं, एनेक्सर 2 को एनेक्सर 1 में डालते हैं, वो तो राज्य सरकार का मामला है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप SC को, EBC को या OBC को SC या ST के दर्जे में डालोगे, तो केंद्र से उसका अनुमोदन जरूरी है, वो नहीं करा पाए। इसीलिए लोहार के केस में जिसको ST बनाया गया था, फिर से EBC बना दिया गया, कई बच्चों का नौकरी चला गया, लोग परेशान हुए। उसी तरह से 5 समाज को भी इन्होंने कहा कि हमने SC बना दिया, लोग पंचायती राज का चुनाव SC रिजर्व सीटों पर लड़े, और वो सब चीज बर्बाद हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार के समक्ष इन्होंने जरूरी दस्तावेज नहीं रखे, उन जातियों के साथ धोखा हुआ है। अब वो जाति जो है वो आंदोलित है।